मेरे चाचा जी एक पैर से विकलांग थे। उनके पास हर रात एक किन्नर मिलने आती थी। रात होते ही वो चाचा जी के कमरे में आ जाती और सुबह होते ही वापस चली जाती। आखिर वो दोनों बंद कमरे में क्या करते थे, इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैं चाचा जी के कमरे में छुपकर बैठ गई। फिर जब वो किन्नर कमरे में आई तो मैंने देखा कि वो दोनों मेरा नाम सपना है। मेरा पढ़ाई लिखाई करने का सपना था। दरअसल मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दो भाई थे। मेरे चाचा जी एक पैर से विकलांग थे जिसकी वजह से उनकी कभी शादी नहीं हुई। मेरे पापा और चाचा जी में अक्सर झगड़ा होता रहता था काम के सिलसिले में। हमारे एक राशन की दुकान थी जिसके अंदर चाचा जी और पिताजी दोनों का हिस्सा था, लेकिन पिताजी अपने हिसाब से चलाते थे और चाचा जी अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जिसकी वजह से अक्सर उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े के चलते मेरे चाचा जी ने अलग होने का फैसला कर लिया और वो हमारे गांव जाकर हमारे पुश्तैनी घर में रहने लगे। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, केवल 11 वर्ष की थी। अब हमारे चाचा जी हम लोगों से अलग हो गए थे। उनका एक पैर नहीं था जिसकी वजह से उन्हें काम करने में भी दिक्कत होती थी और जब वो अपना खाना वगैरह भी बना नहीं पाते थे। इसी कारण मेरी माँ को उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि क्यों ना सपना अपने चाचा जी के घर जाकर रहे और उनकी सेवा करे। मुझे यह सुनकर बहुत ही अजीब लगा। मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई की फिक्र होने लगी क्योंकि जिस गांव में मेरे चाचा जी गए थे वह बहुत ही पुराने ख्यालों वाला था और वहां पर एक भी स्कूल नहीं था। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि कौन सा तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओगी। दरअसल मेरे पिताजी की सोच इतनी अच्छी नहीं थी। वह हर समय पढ़ाई लिखाई के मामले में दोषी मानते थे। उनका यही मानना था कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से बच्चे बिगड़ते हैं, न कि उनकी जिंदगी संवरती है। उनकी अजीब सी सोच के चलते मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी। खैर, अब माँ पापा के फैसले को भी मैं टाल नहीं सकती थी, इसलिए मुझे चाचा जी के पास भेज दिया गया। मैंने काफी बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप लोग मुझे मत भेजिए। अगर आपको चाचा जी की इतनी ही फिक्र है तो क्यों न आप लोग उन्हें यहीं पर रख लेते हो। लेकिन पिताजी ने कहा कि अगर उसे यहाँ पर रख लिया जाए तो फिर से वह दुकान के काम में अपनी टांग अड़ाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वह यहाँ पर आकर किसी भी तरह का हंगामा करे। इसलिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने चाचा जी के पास ही रहो और उसकी सेवा करो। अब मुझे गांव में भेज दिया गया। वैसे मेरे चाचा जी बहुत अच्छे थे, वह मेरा हर समय ख्याल रखते थे। केवल कमी थी तो पढ़ाई लिखाई की। आखिर चाचा जी भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई भी चारा नहीं था क्योंकि गांव के आसपास कहीं पर भी स्कूल नहीं था। एक स्कूल था, वह भी बहुत ज्यादा दूर था और आने जाने में भी बहुत दिक्कत थी, इसलिए चाचा जी ने वहाँ मुझे भेजना ठीक नहीं समझा। खैर, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक चाचा जी ने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया था। मुझे कभी भी किसी चीज की खाने की इच्छा होती तो चाचा जी बिना सोचे समझे जाकर वह चीज मंगवा देते थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। कभी कभार माँ पिताजी फोन करके मेरा हाल पूछ लेते थे, लेकिन जब मुझे माँ पिताजी से ज्यादा चाचा जी के पास रहना अच्छा लगने लगा था क्योंकि माँ पिताजी के पास जब रहती थी पिताजी की आए दिन डांट सुनने को मिलती थी, लेकिन चाचा जी ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मुझे उन लोगों की कभी कमी महसूस नहीं हुई। जब कभी अगर मन तो चाचा जी 1-2 दिन के लिए मुझे अपने माँ पापा से मिलवा कर भी ले जाते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में ऐसे ही बैठी थी, तभी मैं देखती हूँ कि हमारे घर पर एक औरत आती है और एक किन्नर थी। वह बिना कुछ बोले चाचा जी के कमरे में चली जाती है। मैं हर रोज उस औरत को देखती थी जिसका रोज रात को हमारे घर आना होता था।
जब भी वह कमरे में जाती तो चाचा जी का कमरा बंद हो जाता और सुबह जब मैं उठकर देखती तो वह औरत वहाँ नहीं होती थी। मेरे तो समझ से बाहर हो रहा था कि वह औरत थी कौन, किन्नर आके मेरे चाचा जी के कमरे में क्यों आती थी। और जब वह दोनों अपने कमरे में चले जाते थे तो उनके कमरे से आवाज भी आने लगती थी। यह सब कुछ मेरी समझ से बाहर हो रखा था। रह रह कर मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात हो रही थी कि एक किन्नर का हमारे घर में क्या काम, और अगर आए भी तो इतनी रात को क्यों आती है। अगर कुछ काम होता तो दिन में भी आ सकती थी। और कभी भी चाचा जी ने इस बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया, क्योंकि अक्सर वह हर काम के बारे में मुझसे जिक्र करते थे। लेकिन जब से यह औरत आने लगी तब से चाचा जी का भी व्यवहार कुछ ठीक सा नहीं रहता, और रात का समय होते ही वह औरत आ जाती थी और चुपके से आते हुए चुपके से चली जाती। आखिर यह माजरा क्या है। एक दिन मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। तभी चाचा जी कहने लगे, हाँ बेटा पूछो। वो किन्नर औरत कौन है जो आपके कमरे में हर रोज आती है और उसके आते ही कमरा बंद हो जाता है और सुबह चुपके से वो चली जाती है। तभी चाचा जी मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोला कि तुम कब से इन बातों में ध्यान देने लगी हो। देखो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम ऐसे इतना ताक झांक करो, इसलिए तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन मेरे कमरे में आता है और कौन नहीं। चाचा जी का गुस्सा देखते हुए मैं वहीं पर चुप हो गई और आगे कुछ ना बोली। फिर चाचा जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि देखो सपना बेटा, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता और न ही तुम्हें डांटना चाहता हूँ, इसलिए तुझे प्यार से समझा रहा हूँ कि इन सब बातों में अपना दिमाग मत लगाना। चाहे कोई भी आए, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से मतलब रखो, जितना तुमसे होता है वह काम करो और आराम से खाना खाकर सो जाया करो। मैंने हाँ भर दी और अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से कहाँ यह बात निकलने वाली थी। मेरे दिमाग में तो वही दौड़ रहा था कि आखिर चाचा जी मुझसे छुपा कर क्या कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो चाचा जी को उस औरत की बात सुनते इतना गुस्सा आ जाता है। आखिर मैं यह बात करती भी तो किससे करती, लेकिन मुझे तभी माँ का ख्याल आता है, क्योंकि जब कभी मुझे किसी बात को लेकर हिचकिचाहट होती थी तो मैं हमेशा अपनी माँ से बात को शेयर करती थी और वह मेरी बात को हमेशा से ही हल निकाल देती थी। खैर, इसी बात को सोचते हुए मैंने दूसरे दिन चाचा जी से कहा कि चाचा जी मुझे माँ से मिलना है। तभी चाचा जी ने झट से हाँ भर दी और गाड़ी मंगवा दी और कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे माँ पापा से मिलकर आते हैं। हम लोग एक रात वहीं रुकने का फैसला करते हुए वहां पर चल पड़े। जाकर हम लोगों ने खाना वगैरह खाकर मैंने अपनी माँ को जब अकेला पाया तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। तभी माँ ने कहा कि हाँ बेटा बोलो ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बात है जो काफी दिनों से मुझे खाई जा रही है। मेरी माँ ने कहा, क्या हुआ सपना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। तभी मैंने कहा, माँ, चाचा जी के कमरे में रात को एक किन्नर औरत आती है, जिसके आते ही चाचा जी अपना कमरा बंद कर लेते हैं और उनके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आती है और जैसे ही सवेरा होता है उससे पहले वह औरत वहां से चली जाती है। तभी माँ ने भी अचंभा करते हुए मुझसे कहा कि क्या तुमने इस बारे में अपने चाचा जी से बात की। तभी मैंने कहा, हाँ, मैंने चाचा जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब चाचा जी से यह बात की तो चाचा जी गुस्से में आ गए और मुझ पर चिल्लाने लगे। तभी माँ को भी गुस्सा
आ जाता है और वह कहती है कि मैंने अपनी बेटिया को उनकी सेवा करने के लिए वहाँ भेजा है, न कि उनका गुस्सा झेलने के लिए। तभी मैंने माँ को शांत करते हुए कहा कि माँ, वैसे चाचा जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। तभी माँ कहने लगी, अगर इतना ही प्यार करते हैं तो फिर चिल्लाते क्यों हैं? मैंने कहा कि माँ, वह मुझ पर ऐसे ही चिल्लाते, बल्कि जब मैं उस औरत की बात करती हूँ तभी उन्हें गुस्सा आता है, वरना उन्होंने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा। अब माँ को भी अजीब सा लगने लगा था कि इतना शांत स्वभाव वाला आदमी और सपना को इतना प्यार करने वाला उसका चाचा उस औरत का नाम लेते इतना गुस्सा भरा क्यों हो जाता है। तभी माँ ने कहा कि हम तुम्हारे चाचा जी से बात करते हैं। तभी मैंने माँ से मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं माँ, चाचा जी से इस बारे में कुछ बात मत करना। अगर उन्हें पता चला कि मैंने आपको बता दिया है तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा और कहीं उनका बर्ताव बदल ना जाए। इसलिए मुझे डर है कि चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा से ही मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उनका प्यार कम हो और वह मुझ पर गुस्सा करे और उनका विश्वास मुझ पर से उठे। तभी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम भी इस बात को भूल जाओ कि हमें क्या लेना देना है। तुम अपने चाचा जी की सेवा करो और जो तुम्हारा मन हो वो खाया पिया करो और आराम से सो जाया करो। चाहे उनके घर में कोई आए, तुम उससे कुछ मतलब नहीं रखना। मैंने माँ को हाँ कर दी और एक दिन बाद मैं और चाचा जी वापस गांव आ गए। अब माँ की बात को मैंने मान लिया था कि मैं चाचा जी की किसी भी बात को दखल अंदाजी नहीं करूँगी, न ही कभी उनसे पूछूंगी कि वह औरत कौन है, न ही कभी इस बात पर ध्यान दूंगी। लेकिन मेरा मन कहाँ मानने वाला था। मेरा मन तो जब मैं उस औरत को घर में आते देखता तो डगमगाने लगता और तरह तरह के ख्याल आने लगते। आज तो मेरे पसीने छूट रहे थे। इसी बीच में कहीं चाचा जी और उनके बीच कुछ गलत ना हो रहा हो। आखिर मुझे पता करना ही था कि उनके बीच होता क्या है। तभी मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं चाचा जी के कमरे में छुप कर बैठ जाती हूँ, सारी बात का पता करती हूँ। तभी मेरे दिमाग में आता है कि अगर चाचा जी को पता चल गया कि मैं यहाँ पर छुप कर उन लोगों पर नजर रख रही हूँ तो उनका गुस्सा चरम सीमा पर न पहुँच जाए। लेकिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत की और उनके कमरे में छुप कर बैठ गई। कुछ ही देर बाद जब वह किन्नर और चाचा जी कमरे में आते हैं तो वह दोनों एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी चाचा जी उसे कहते हैं कि बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इस तरह रात को मेरे घर पर आना पड़ता है। आखिर मैं भी क्या करूं। इस गांव के लोगों की सोच इतनी खराब है कि अगर दो भाई बहन भी आपस में जा रहे हैं तो उनकी बातों भी बना लेते हैं। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाचा जी उसे बहन कहकर बुला रहे थे और उन दोनों के बीच ऐसी क्या बातें चल रही थी। खैर, मैं वहीं बैठी उन लोगों की बातें सुनती रही। तभी चाचा जी ने उस औरत के सर पर हाथ रखा और कुछ पैसे उसे देते हुए कहा कि यह लो कुछ पैसे और तुम अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लो। तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं झट से बाहर निकल गई। वहाँ देखकर चाचा जी की नजरें ठहर गई और वह मुझसे पूछने लगे कि सपना, यह क्या बदतमीजी है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, फिर तुम यहाँ छुपकर क्या सुन रही थी। तभी मैंने चाचा जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था चाचा जी, दरअसल मुझे जानना था कि यह कौन है। बस यही सोच मुझे काफी दिनों से खाई जा रही थी, इसलिए मैंने यह पता करने के लिए यहाँ पर छुपकर देखना चाहा। क्योंकि जितनी भी बार मैंने आपसे पूछना चाहा तो आपने मुझे डांट कर भगा दिया। आपने कभी भी मेरे साथ इस तरह की कोई भी बात नहीं की, इसलिए मुझे छुपकर सुनना पड़ा। खैर, अब चाचा जी की आंखें
में भी आंसू थे और उस औरत की आंखों में भी आंसू थे। वह किन्नर औरत मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटिया तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल तुम्हारे चाचा जी मेरे मुंह बोले भाई हैं और मैं एक किन्नर हूँ। दरअसल मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ किन्नरों के साथ मारपीट की जाती है और उन्हें खाना नहीं दिया जाता, लेकिन तुम्हारे बड़े दिल वाले चाचा ने मुझे अपनी बहन बनाकर मेरा सारा जिम्मा अपने सर ले लिया था। इस गांव में अगर किसी किन्नर को आदमी के साथ देख ले तो उस आदमी को पत्थरों से पीटकर सजा दी जाती है। इसलिए तुम्हारे चाचा जी हर रात को मुझे अपने घर बुलाते और मुझे खाने पीने के लिए पैसे दे देते और इनके साथ मैं अपना समय बिताकर रात को ही वापस चली जाती ताकि लोगों को कुछ भी पता न चले और यह मेरी मदद भी कर दे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरे चाचा जी को भगवान ने पैर नहीं दिया, लेकिन इतना दिल भरा दे दिया था कि उतना तो शायद किसी को ना हो। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं इतने भले आदमी पर शक जो कर रही थी। मेरे चाचा जी भलाई का काम कर रहे थे, लेकिन मैं बेवजह अपना दिमाग उल्टी सोच में लगा रखी थी। साथ ही मुझे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि ये कैसी सोच थी इन गांव वालों की जो किसी औरत को मजबूरी को भी नहीं समझ रहे थे। किन्नर होना पाप नहीं है, उन्हें भगवान ने वैसा बनाया होता तो हम इंसानों को कोई हक नहीं होता कि हम लोग उनके ऊपर उंगली उठाए। मैंने अपने चाचा जी से कहा कि इन लोगों की सोच को कभी बदला नहीं जा सकता क्या? तभी मेरे चाचा जी कहने लगे कि जब तक इंसान के ऊपर नहीं गुजरती है तब तक वो किसी की भी मजबूरी को नहीं समझ सकता। अक्सर लोग अपनी सोच के चलते बहुत से जुल्म कर बैठता है जिसका हर्जाना उसे बाद में भुगतना पड़ता है। मुझे चाचा जी की बातें समझ में आ रही थी। उसी दिन मैंने एक फैसला लिया कि अपने जीवन में कभी भी किसी इंसान के साथ गलत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद मैं किन्नरों के साथ ज्यादा दोस्ती रखने लगी। अपने जन्मदिन से लेकर हर खुशी का त्योहार में किन्नरों के साथ मनाने लगी। उनके साथ बातें करना, घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। साथ ही मेरे मन को शांति मिलती थी कि इन बेचारों के साथ भगवान ने तो अन्याय कर दिया, लेकिन हम इंसानों को इनके हालात समझकर इनका साथ देना चाहिए। मैंने कभी इन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनमें और मुझ में फर्क है। इसी सोच को रखते हुए मैं उनको हमेशा इज्जत करती और उन्हें हमेशा इज्जत देती। मेरे इस व्यवहार से वह मुझे हर रोज दुआ देते थे और एक बार मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना था कि किन्नरों की दुआ और बददुआ बहुत ही जल्दी लगती है, लेकिन किन्नरों की दुआ शायद मुझ पर लग गई थी क्योंकि उसके बाद से मेरे चेहरे से भी कभी मुस्कान गायब नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था कि किन्नरों की दुआ साक्षात भगवान की ही दुआ होती है। मैं यह सब सोचकर बहुत खुश थी। अब इसी सोच के साथ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। दोस्तों, यह कहानी थी हमारी आज की कहानी।